बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर और फिर कुछ अहम सवालात। असम्बली में बारीक वारदात डालने की तैयारी की जा रही है और इस्लामाबाद में इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। चीफ जस्टिस तकर्री तरीक़ाकार तब्दील होगा क्या नहीं, तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारी भी है और फिर कौमी असम्बली और सेनेट का एक इंतहाई अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली सेनेट अरकान को दूसरे शहर जाने से रोक दिया गया है और सारी इत्तेहादी हुकूमत की सियासी क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद में जमा हो गई है। आज अहम अदालती इस्लाहात के हवाले से एक पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। वैसे इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, उनकी क्या तैयारी है, अपोजिशन कहाँ पर है, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है और फिर अपोजिशन में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके क्या बयानात हैं और पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातें इस वक्त क्या कर रही हैं और ये कन्फ्यूजन आखिर में है क्यों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूं। हुकूमत कौन सी अहम तरामीम के बारे में सोच रही है। पहली चीज, जजेस की तैनाती। 3 मई को जजेस की तकर्री के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था, अगर आपको याद हो, कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो जाए, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। जजेस की तकर्री इस वक्त जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन में एक चीफ जस्टिस, 4 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जज और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, यानी ये उसकी कंपोजिशन है। अगर जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो तो चहमगोइयाँ ये जारी थी कि हो सकता है कि हुकूमत आर्मी चीफ की तरह सुप्रीम कोर्ट के भी 3 या 4 सीनियर जजेस के नाम मंगवाए और मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो लगा दिया जाए। इस वक्त जी सीनियर जज कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन। उनमें से जो हुकूमत को सूट करता है वो जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम है और ऑब्वियसली सारे का सारा टिल्ट जो है वो जस्टिस अमीन की तरफ होगा। और फिर ये भी देखना होगा कि बाकी जो सीनियर जजेस हैं क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे, अदालत में रहते हैं, या फिर जो हम रवायात पाकिस्तान की फ़ौज पे देखते हैं कि अगर किसी जूनियर को आर्मी चीफ लगा दिया जाता है तो ऊपर जितने भी सीनियर लोग होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और हमने ये भी देखा कि जो जूनियर थे उन्होंने भी रिटायरमेंट ली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में भी बाकी 8 जजेस जिसमें जो फैसला मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आया, इसमें इख्तलाफ किया और उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा, इतलात ये भी हैं व्यूअर्स, ये जो दूसरा नुक्ता है कि हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के लिए आइनी तरमीम का भी सोच रही है। हुकूमत रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 67 या 68 करना चाहती है। इस तरह किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो सर्विस है वो 2 साल या 3 साल के लिए फिक्स की जा सकती है। इस वक्त आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है और इसे तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम जरूरी है। तीसरी चीज, हाई कोर्ट जजेस का तबादला। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक इस वक्त जो हाई कोर्ट जजेस का तबादला उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आइनी तरमीम होती है तो इसके बाद हाई कोर्ट जजेस का तबादला हो पाएगा। यूं जो जज तंग करेगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता तो आप तब्दील कर दें। 6 जजेस ने आपको वक्ता डाला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी आपके खिलाफ हो गई, तो ये तोड़ निकाला गया जजेस की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने के लिए, और अगर बुलंद होगी तो उसे दबा दिया जाएगा। जो चौथी चीज है जी वो है जजेस तादाद में इजाफा। ये आपने याद रखनी है बात कि ये तादाद वाला मामला कैसे, इसके ऊपर भी अब सियासत होगी, यानी अपनी मर्जी के लोगों को घुसाया जाएगा और पूरी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतों पर कब्जा होने जा रहा है। जजेस तादाद में इजाफा, इस वक्त जी नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 के मुताबिक जजेस की तादाद 17 है और अगर इस एक्ट में तरमीम हो गई तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और ये आइनी तरमीम के जरिए नहीं बल्कि सादा कानूनी साजी के जरिए हो सकेगा। क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं? मैं आपको इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ बता देता हूँ। ख्वाजा साहब वहाँ पे फिर रहे थे और आजकल वो एंग्री यंग मैन बने हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये एंग्री यंग मैन
انہیں جو اس وقت انہوں نے جو کردار نبھا رہی ہیں انہیں کتنا مہنگا پڑے گا، اور پاکستان کی جو جمہوری تاریخ ہے اس حوالے سے کس طرح سے ان کے بارے میں لکھے گی۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، کل اجلاس میں آئینی ترامیم پیش کریں گے۔ اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم پیش کیے جانے کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اور ان کے مطابق فی الحال جو اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں ان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے اور اس پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ صحافی نے جی ان سے پھر سوال کیا، طارق صاحب جس کے اوپر جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو جی آپ کو پتا ہے۔ اب عقیل ملک صاحب نے تحریک انصاف کے 40 ارکان کا سٹیٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا ان تمام لوگوں کو، قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی تو سب نظر آ جائے گا، ہمارے نمبرز پورے ہیں، اپوزیشن نوٹ کرے گی کون کون ووٹ دے رہا ہے۔ عقیل ملک یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کل آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے، ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں، ججز کی ملازمت کی عمر میں توسیع ہونی چاہیے، اگر ہوئی تو کسی کے حق تلفی نہیں ہوگی، تمام ججز کی ملازمت کی عمر میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تعیناتی کے لیے 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا وہ واپس لایا جاتا ہے تو یہ اچھی شروعات ہوں گی، مگر فیصلہ یک طرفہ نہیں بلکہ اتفاق رائے سے کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر ہے؟ عام طور پہ کوئی بھی آئینی پیکج لایا جائے، کوئی قانون لایا جائے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوتی ہے، کمیٹیز کے حوالے کیا جاتا ہے جہاں پر ہر جماعت کی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک ایجنڈے پر کیا ترمیمی پیکج آ رہا ہے یہ صرف قاضی صاحب کو پتا ہے، یا ان کے سہولتکاروں کو، یا پاکستان میں کچھ لوگوں کو، اس کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ صرف سپیکولیشن کی جا رہی ہے، گیس ورک ہو رہا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں اس سے حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کس قسم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آج کسی قسم کا آئینی پیکج اور ترمیم نہیں لا رہے۔ اچھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہفتے کو نہیں ہوگا، ہاں اتوار کو یہ کام ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہو سکتا، ایک بڑا فورم بنا ہے وہاں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پارٹی کے منشور کے مطابق ہے۔ اپوزیشن کا جی رد عمل اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے دھونس اور جبر سے نمبرز پورے کرے گی، صرف ایک شخص کو ملازمت پر رکھنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، بشمول چیف جسٹس۔ کسی کو بھی اس ترمیم کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ 5 ججوں میں سے منظور نظر جج کو چیف جسٹس لگانا عدلیہ کے ادارے کو تتر بتر کرتا ہے۔ بیرسٹر گوہر اس موقع پر کہتے ہیں کہ ہمارے 5 ایم این ایز کو لاپتہ کر دیا گیا، ہمارے ایم این ایز کے کندھوں پر آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمانی روایات کو پیروں تلے رونتے ہوئے تاریخ کی بدترین آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ حکومت اپنے اتحادیوں سے بھی ترامیم کا مسودہ چھپا رہی ہے۔ پارلیمانی روایات کے مطابق آئین میں جب بھی ترمیم کی گئی اس کا مقصد عوامی مفاد ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب جو ہے نا صرف جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر آپ فضل الرحمان انہیں حلوہ پسند نہیں آ رہا، جو ان کے لیے حلوہ تیار کیا گیا تھا اس کی خوشبو پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دوبارہ جا کر دیگ تیار کرو، تو اب دوبارہ سے دیگ تیار ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو ریلیکٹنٹ نظر آئیں گے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ انہوں نے ان کی جماعت میں سے سینیٹرز کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ جب تک پارٹی نہیں کہے گی آپ نے ووٹ نہیں دینا، تو یہ بھی ایک معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بدقسمتی سے جی یہ جعلی حکومت صرف اپنا ناجائز مینڈیٹ بچانے کے لیے پارلیمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے لیے 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، اور وہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو اغوا کر کے دھونس دباؤ میں لا کر یہ 2/3 اکثریت جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا اور معاملات جو ہیں وہ کسی کنارے نہیں لگتے، یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں ایک موقع مل گیا، مخصوص نشستوں کے اوپر 8 ججز نے جو فیصلہ دیا، ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ ججز سارے اکٹھے ہو کر جاتے یا وقت پر فیصلہ آ جاتا، اس کے اوپر ججز کمیٹی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا جاتا، لیکن ایسا لگتا ہے ویورز کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اب یہ شاید فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اکیلے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہونا وہی کچھ ہے جو چند لوگوں نے اس ملک کے اندر فیصلہ کر لیا۔ اب ان جعلی ترامیم اور عدلیہ پر حملے کے خلاف پارلیمان اور عوام دونوں میں بھرپور مزاحمت کیا ہوگی۔ ایک جلسہ آپ کو کرنے نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، لاہور کے جلسے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آنے والے کچھ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو تنقید بہت زبردست قسم کی ہوگی، لوگ اس کے اوپر بات بھی کریں گے، لیکن
जिन्होंने सियासत से और जो सियासी दुकान खोल के जो फ़ायदे हासिल करने थे वो कर चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर ये एक्सटेंशन वाला मामला काजी साहब और बाकी जो तरीक़ाकार ये ला रहे हैं, अगर इस पे कामयाब हो गए तो यकीनन इसका असर पाकिस्तान के दीगर इदारों के ऊपर भी पड़ेगा। अदलिया को आपने कंट्रोल कर लिया। इमरान खान के मुकदमात जो पिछले 1 बरस से जब से काजी साहब आए अदालतों में नहीं लग रहे, मफाद आमा के केसेस अदालतों में नहीं लगते, जो भी खान साहब से मुतल्लिक दरखास्तें जाती हैं उन्हें नहीं लगाया जाता। तो जस्ट इमेजिन करें फॉर द नेक्स्ट 3 years इफ काजी साहब इज ऑन हिज चेयर तो फिर किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी इंसाफ की उम्र बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सहूलतकारों की उम्र बढ़ रही है। अख्तर मेंगल के हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने क्या कही ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स पर हालिया कानून साजी के लिए शदीद किस्म का दबाव डाला जा रहा है। खातून सेनेटर हैं जी नसीमा एहसान, उन्हें धमकाया जा रहा है और सेनेटर मोहम्मद कासिम के घर के बाहर खुफिया इदारों की गाड़ियां हर वक्त गश्त करती हैं। अब मौलाना साहब ने जी ऐवान में अदलिया के हवाले से जो इस्लाहत की बात जब उनसे पूछी गई तो वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐवान में अदलिया में इस्लाहात के हवाले से कोई चीज़ लाई जाती है तो इसकी हमायत करने पर गौर किया जा सकता है। यानी हो सकता है कि मौलाना अपना रेट बढ़वा रहे हों और हमेशा से इन्होंने यही काम किया। और आपको ये भी एक फस्तायत का चूँकि दौर है और इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। ये रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम को उकसाने और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया जी। और मुकदमा नंबर है 1138/24 और ये 13 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया है। और इसमें जो मवाद है यानी जो कंटेंट है इसका, उसके मुताबिक साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। और पहले वो गई तो इमरान खान ने उनको ये कहा कि जब तक मेरे वकील नहीं आएंगे मैं पेश नहीं होऊंगा। और बात भी ठीक थी क्योंकि खान साहब से बहुत सारे ऐसे सवालात किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का एक बयानिया भी बनाएंगे। फिर ये क्या करेंगे कि सवालनामा दिया, खान साहब ने कोई बात की, ये बाहर जाकर कहेंगे कि देखो जी ये सवाल के जवाब आते हैं, लिहाजा मनपसंद सहाफ़ियों को वो तकसीम करते हैं और उसके बाद फिर एक ख़ास किस्म का बयानिया बनाया जाता है। व्यूअर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और आज वहाँ पर जो इस पूरी कवरेज को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करते हैं और कवर करते हैं अडयाला जेल को, अब एक सहाफ़ी हैं जी ज़ुबैर अली खान साहब। अच्छा, ज़ुबैर ने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि आज अडयाला जेल में इमरान खान से सवालात के दौरान कुछ अजीब व गरीब सवालात भी करवाए गए। जैसा कि एक सवाल ये भी हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर कह ही नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान का मीडिया क्या करता है और इसको तोड़ मरोड़ कर इस गुफ्तगू को बयान करता है। अब खान साहब की गुफ्तगू जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया पर चलाई जाती है, एक तो चीज़ ये देखनी होगी कि क्या इस बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा बनाया जा सकता है। व्यूअर्स, माजी के अंदर एक टेलीविज़न चैनल्स के रिपोर्टर को तैयार किया गया कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दोगे, उसने कहा जी बिल्कुल देंगे। और फिर उसके साथ क्या हुआ, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर दूसरा ये मौका है जब FIA ने ये मुकदमा हमूदुर रहमान कमीशन और फिर बाकी मामलात के ऊपर इमरान खान के हवाले से बनाया है। अब ये भी इनको साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान अपना ट्विटर अकाउंट जेल में बैठकर कैसे इस्तेमाल करते हैं। चूँकि कोशिश इनकी ये होगी कि अगर इमरान खान कह देते हैं ना कि ये मेरा नहीं है और यहाँ से कोई और ट्वीट करता है, फिर ये जाएंगे ट्विटर के पास और उन्हें कहेंगे कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो कोई और चला रहा है और इमरान खान ने इन तमाम ट्वीट से इनकार कर दिया। तो फिर ये एक दरख्वास्त डालेंगे ताकि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, फिर ये भी इनके लिए खबर होगी। लेकिन ज़ुबैर ये कहते हैं कि ये सवाल इन 2 में से एक सहाफ़ी ने पूछा जो इस्लामाबाद में बाकायदा ब्रीफिंग लेते हैं। ये सवाल करवाने का मकसद यही था कि इमरान खान इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें और फिर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि देखो इमरान खान मुल्क दुश्मन है, वो आज़ादी की बात करता है, ये सहाफ़त नहीं मुल्क दुश्मनी है, पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं। ऐसे लोगों का मकरू किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ज़ुबैर ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़ुबैर के लिए परेशानी ये हो गई है कि आई डोंट नो कि इनके पीछे लोग ना लग जाएं और फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाए। सर, यही पाकिस्तान की हकीकत है और यही अलमिया है। हम दीन के अंदर है कि सच बोलो, जब आप सच बोलते हैं तो आपको उठा लिया जाता है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो
पाकिस्तान में सच को दबा रहे हैं। और इसमें आपको ये भी खबर दूं, खान साहब के हवाले से ऑक्सफोर्ड पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ से इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया गया एक स्टेटमेंट के अंदर जो जारी हुआ है खान साहब के लिए, और खान साहब की जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान में एज ए पब्लिक फिगर, और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए अकॉम्प्लिश किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए क्रिकेटर, एज ए पब्लिक फिगर, और ऑब्वियसली जो उनके मफाद आमा के काम हैं, इसके अलावा रिफाई जितने भी काम हैं, उसके तनाजुर में इन्हें बेहतरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन जो है वो करार दिया गया। और ये भी कहा गया है कि इन द लाइट ऑफ द रीसेंट पोलिटिकल मोटिवेटेड डिमांड्स फॉर इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन वी विश टू सी अ फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन प्रोसेस। आपको याद है कि एक पूरे का पूरा कैंपेन यहाँ पर चलती है, और उस कैंपेन के तनाजुर में ये बात कही गई कि यूनिवर्सिटी की सोसाइटी ऑक्सफोर्ड जो पाकिस्तानियों की सोसाइटी है, वो इसके ऊपर बिलीव करती है कि इमरान खान के मामले के ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस जो है उसे फॉलो किया जाएगा, एंड सपोर्ट द राइट्स ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन। द कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ द हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, एंड सो वी हैव कॉन्फिडेंस द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया विल बी फेयरली एडहर्ड टू, उसको फॉलो किया जाएगा। बस ये आज की हमारी डिशेस थी। अपने कमेंट्स भेजें, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ जो है बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।